बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग की एक बैठक ली और इस बैठक में प्रदेश में ड्रॉप आउट को कम करने को लेकर काफी अच्छी नीतियां बनाई गई, कई फैसले लिए गए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, ड्रॉप आउट को रोकने को लेकर सरकार ने एक कदम बढ़ाया है जिसमें वो सभी छात्रों का डेटा निकालकर ये देखा जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनको प्रयास किया जाएगा स्कूल भेजने के लिए। किस तरह ये जो प्रयास है ये किया जाएगा और एक मॉनिटरिंग किस तरह की जाएगी? नहीं, देखिए, पहले से भी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है और हमने इस प्रकार के जो सहायक हैं वो रख भी रखे पहले से भी। और जैसे भट्ठे पे कुछ मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं या दूसरे प्रकार के लोग हैं, तो उनको स्कूल में लेके आना या वहीं पर उनको शिक्षा देना, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लाभ उठाने के लिए कि जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसका लाभ इसका लाभ उठा के हम निश्चित तौर से उन सारे बच्चों का पता कर सकते हैं कि कितने बच्चे हैं, 1 साल से 18 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे स्कूल में आते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फिर वो बड़ा आसान है। तो उसमें एक एक बच्चे को चुन के देखना कि वो बच्चा कहाँ है, क्यों नहीं स्कूल में आया, किसी भी स्कूल में क्यों नहीं आया, यानी यदि ये सरकारी में है, प्राइवेट में है या कहीं भी है वो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए काम शुरू किया ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो कि शिक्षा ग्रहण ना करे। एक तरफ तो हम ड्रॉप आउट कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा पिछले दिनों आया है कि पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल के हम एडमिशन के आंकड़े देखें स्कूलों में, तो वो उसमें भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। तो इसको लेकर भी क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा प्रयास रहेगा निश्चित तौर से कि ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें कभी कम ज़्यादा थोड़ा होता रहता है। कई बार प्राइवेट में बच्चे ज़्यादा चले गए, जैसे सरकारी में कम आए, कई बार सरकारी में ज़्यादा आएंगे, प्राइवेट में कम चले गए। थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही रहता है। अभी ये कोई गिनती की बात तो है नहीं कि इतनी आएंगे इतनी आएंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। वहीं सर, आने वाले, क्योंकि गीता जयंती महोत्सव जो है वो एक इंटरनेशनल जो है फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है हरियाणा में, स्कूलों की भागीदारी इसमें किस तरह से तय की जा रही है? किस तरह की चीज़ें हैं जो स्कूली विद्यार्थियों के लिए इस दौरान की जाएंगी इस महोत्सव को मद्देनजर रखते हो? देखिए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, तो इसके बारे में जानकारी होना, उसके श्लोक बोलना, तो अब की बार जिस प्रकार से रामलीला का मंचन बच्चों ने किया और उससे उन्हें बहुत अच्छी जानकारी भी मिली, और उसी को ध्यान में रखते जो संवाद बोलने, तो उसका भी हमने एक प्रतियोगिता अब की बार रखी है। इसी प्रकार से निबंध लेखन एक प्रतियोगिता हमने रखी है, गीता के श्लोक बोलने की एक प्रतियोगिता रखी है, भाषण की प्रतियोगिता रखी है, सवाल जवाब की एक प्रतियोगिता रखी है, और उसके लिए हमने सभी स्कूलों में 1,10,00,000 रुपये हमने रिलीज भी किया है कि बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, ताकि बच्चों की इस प्रकार की जानकारी बड़े बच्चों को और उन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता हो। वहीं सर, जिस तरह अब इनकी महाभारत और रामायण, इन आपने ग्रंथों की बात की, एनसीईआरटी द्वारा एक पेशकश की गई है कि इन ग्रंथों को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड जो है उसमें भी कोई इस तरह की पहल आपको लगता है बतौर शिक्षा मंत्री की जानी चाहिए कि इस तरह के ग्रंथों की जो जानकारी है वो पाठ्यक्रम में भी शामिल होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको शामिल करना चाहिए और निश्चित तौर से इससे बहुत सी चीज़ें सीखने की मिलेगी। नैतिकता की बात भी सीखने की मिलेगी, अपने कर्तव्य क्या है उसके बारे में सीखने का मिलेगा, देश के प्रति मेरे कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चों के पिता के प्रति क्या कर्तव्य, तो उससे सारी बात सीखने का एक बच्चों को मौका मिलेगा। सर, क्या पहल इसके लिए आप करेंगे? नहीं, देखिए, हमने गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया और अब की बार जिस प्रकार से हमने रामायण का मंचन किया, तो वो लगभग एक प्रकार से हमने शामिल कर लिया, तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में पाठ्यक्रम में भी शामिल करेंगे। वहीं सर, अगर बात करें शिक्षकों की, तो शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है सर, क्योंकि पिछली बार का भी हमने ट्रांसफ़र ड्राइव देखा कि कुछ दिक्कतें उसमें सामने आई थी। हालांकि इस बार भी कई महीने शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र ड्राइव को दुरुस्त किया और उसके बाद दोबारा से ये ओपन किया गया, लेकिन अभी भी शिक्षकों के कुछ ग्रीवेंसेस जो हैं वो लगातार इस ट्रांसफ़र ड्राइव को लेकर आ रहे हैं। देखिए, कोई ना कोई ग्रीवेंसेस तो रहेगी, 100% लोग तो सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन जब 92% लोगों को उसकी चॉइस मिल जाए, पहली या दूसरी चॉइस उसको मिल जाए, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 92% टीचर ऐसे हैं जिन्होंने जो स्थान चाहा वही स्थान उनको मिल गया। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सफलता और क्या होगी, तो बहुत बड़ी सफलता है ये। सर, जींद के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का एक मामला जो है जिन पर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, किस तरह की कार्रवाई उन पर की जा रही है? क्योंकि कल जो महिला आयोग है उनके समक्ष शिक्षा विभाग भी पेश हुआ था और उन्होंने जो महिला टीचर जो उस प्रिंसिपल की मदद करती थी उसे भी गिरफ्तार करने की सिफारिश की है। देखिए, बहुत ही घिनौना अपराध किया है उसने
और निश्चित तौर से हम बहुत गंभीर हैं उस मामले में, और पूरी कार्रवाई उस पर हो गई है। उसको अरेस्ट कर लिया, अब जेल में है वो। और जिस प्रकार की सारे केस की जांच करने के बाद अगर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है, निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त महिला से टीचर जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक महिला टीचर की बात है, वो जांच के बाद ही हम निर्णय लेंगे। जी। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि 27 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली है, क्या मुख्य चीज़ें शिक्षा विभाग की रहने वाली हैं? और क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो मॉनसून सत्र जो कि आने वाला है, उसको लेकर भी क्या उनकी तारीखों पर कोई फैसला इस मंत्रिमंडल की बैठक में किया जा सकता है? हाँ, निश्चित तौर से, क्योंकि दिसंबर मास में, संभवतः दिसंबर मास में सेशन रहेगा, तो निश्चित तौर से अब अगर कैबिनेट की मीटिंग है तो निश्चित तौर से उसमें भी विषय आएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, और उसका फैसला करेंगे। तो शीतकालीन सत्र को लेकर भी आने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।